हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी बुक को कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी में भी 11वीं क्लास की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 18 का जो है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्लास रहने वाली है वो नेट के लिए, रिट के लिए, जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको कंप्लीट पहले 11वीं और 12th की जो एनसीईआरटी है बायो की वो कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद में फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है वो क्लास आपकी 9 बजे आती है, ठीक है। और उसके अंदर एकदम कंपटीशन लेवल में करवाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रही, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 के अंदर अपन कौन कौन से पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर रुधिर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लसिका के बारे में, परिसंचरण पथ के बारे में, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण और परिसंचरण से संबंधित रोगों के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, उत्तकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का लगातार निष्कासन आवश्यक है। यानी कि बॉडी से क्या होता है, CO2 जो गैस होती है, CO2 गैस का लगातार निष्कासन किया जाता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली जाती है। ये जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने का काम कौन करता है, तो आपको पता है लंग्स करते हैं। कौन करते हैं? लंग्स करते हैं, यानी कि फेफड़े करते हैं, ठीक है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन मिलाते हैं वो भी कौन मिलाते हैं? फेफड़े मिलाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं वो किसके अंदर रहती है, उनका परिसंचरण बॉडी में कैसे होता है, तो ब्लड के द्वारा होने वाला है। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, ठीक है। इसमें क्या है? रुधिर की बात करते हैं। रुधिर क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, यानी कि विशेष प्रकार का उत्तक, यानी कि टिश्यू है। क्या है भाई? टिश्यू है, ठीक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है जिसमें द्रव्य अधात्री, यानी कि जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आपके क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, RBC होती है, WBC होती है और बिंबाणु होते हैं। इन सभी को मिक्स करके बताया गया है, ठीक है। चलिए अब एक एक की पार्ट की बात करते थे। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। किसकी? प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो देखिएगा, प्लाज्मा क्या है? ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। सीधा क्वेश्चन आता है, इसका रंग कैसे होता है? पीला रंग होता है। अब यहाँ देखो ये बात नहीं दे रखी है कि पीले रंग का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, बिलिरुबिन वर्णक। बिलिरुबिन जो वर्णक होता है उसके कारण जो प्लाज्मा है उसका रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है और एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। यानी कि जो अपने अंदर ब्लड है 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर जो ब्लड है उसका 55% कौन सा पार्ट होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, जबकि 6 से 7% क्या होते हैं? प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर कौन सा होता है? प्लाज्मा में प्रोटीन होती है। अब ये प्रोटीन कौन कौन सी होती है, तो मुख्य प्रोटीन्स का नाम दे रखा है जिसका नाम है फाइब्रोनोजन, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, ये काम क्या करती है। तो ये क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है, यानी कि ब्लड कोटिंग का काम करती है। मान लो कि अपने चोट लग गई तो अपन क्या करते हैं? उसको कस के दबाते हैं तो अपने क्या होती है? इस तरीके की संरचना बनती है और इस संरचना में क्या होगा? ब्लड फंस के क्या हो जाएगा? रुक जाएगा।
इस संरचना को क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कहते हैं, यानी कि ब्लड कोटिंग कहते हैं। और ब्लड कोटिंग का काम कौन करता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन करती है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्लोबुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ग्लोबुमिन जो प्रोटीन है शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। किसका करती है, प्रतिरक्षा, यानी कि शरीर के क्या करती है, रोगों से रक्षा करने का काम करती है। वही बात की जाए एल्बुमिन प्रोटीन की बात की जाए तो उसका काम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, परासरण संतुलन करना। परासरण संतुलन कैसे, मान लो कि सपोज करो अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गया, जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, बॉडी में क्या है, प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। अब प्रोटीन की बॉडी में क्या होगी, कमी हो गई, ठीक है। अब जैसे ही प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा, अब आपको पता है पानी तो वैसे ज़्यादा है तो पानी के क्या होगी, अधिकता होगी, यानी कि जल की क्या हो जाएगी, अधिकता हो गई। अब ये जो जल है वो क्या होगा, टिश्यूज़, यानी कि टिश्यू का मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, उत्तकों में जम जाएगा, ठीक है, उत्तकों में जमा होने लग जाएगा। लेकिन उत्तकों में जमा होने का किसका कारण, परासरणी दाब के द्वारा। एक दाब लगता है जिस दाब का नाम क्या है, परासरणी दाब। परासरणी दाब के द्वारा पानी कहाँ जम जाएगा, उत्तकों में। और उत्तकों में जमने के कारण क्या होगा, अपने हाथ पैर जो है ना उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। और इस रोग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस रोग को क्या कहते हैं, इडेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इडेमा रोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी आपको पूरा कंप्लीट ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके साथ में तो प्रोटीन की बात हो गई। अब प्लाज्मा में क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज आयन भी होते हैं, बहुत सारे खनिज आयन होते हैं, जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, SeO3 भी हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास में, सोडियम और कैल्शियम है, ध्यान रखिएगा। क्यों है कैल्शियम, तो क्यों कैल्शियम का भी काम क्या होता है, बॉडी के अंदर, यानी कि जो रक्त है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है कैल्शियम। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक धात्विक आयन कौन सा होता है, तो Ca++ होता है। कौन सा होता है, Ca++ होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा है, ठीक है, अगर मान लो बॉडी में, शरीर में क्या हो गए, संक्रमण की अवस्था है, संक्रमण की अवस्था होने के कारण क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लिपिड होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, प्लाज्मा में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या दे रखा है, रुधिर का थक्का बनाने तथा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। यानी कि अगर अपना संक्रमण है, बॉडी के अंदर संक्रमित है शरीर, तो कई बार क्या होता है, ये जो अपने जैसे फाइब्रोनोजन प्रोटीन हो गई, कैल्शियम आयन हो गए, वो क्या होंगे, काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय दशा में रहेंगे, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब यहाँ दे रखा है, बिना रक्त थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा की सीरम कहलाता है। प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपने अंदर फाइब्रोनोजन प्रोटीन है ना, अभी इसमें देखा था अपन ने, कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। अब अगर मैं प्लाज्मा में से ये प्रोटीन निकाल दूँ, ये प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। इस प्रोटीन को क्या कर दे, प्लाज्मा में से निकाल दे, तो जो बचेगा पदार्थ, उस पदार्थ को क्या कहेंगे अपन, सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ये यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दें, यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है उनको निकाल दें, तो बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मा की बात हुई। प्लाज्मा में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ना, बाकी मैंने आपको थ्योरेटिकल वाले पार्ट में कंप्लीट करवाया है। तो बात करते हैं अब संगठित पदार्थ क्या होते हैं। संगठित पदार्थ का मतलब होता है जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, ये सारे क्या होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं अपन, संगठित पदार्थ कहते हैं। देखो इसमें दे रखा लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं का मतलब आरबीसी हो गया, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, श्वेताणु, जिसको क्या कहते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका ये जो इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, इनका ये अन्य नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
प्लीज़ आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ना, और क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा और क्या है इसके अंदर, पट्टिकाणु। पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स, जिनको और किस नाम से जानते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु को संयुक्त रूप से ही क्या कहते हैं अपन, संगठित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 45% पाया जाता है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जो प्लाज्मा है वो तो कितना परसेंट था, 55%, अभी अपन ने देखा। ठीक है, और जो रक्त के अंदर ये जो संगठित पदार्थ है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं? 45%। यानी कि रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती है? 45%, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पोसेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन कणिकाओं की, बात करते हैं। सबसे पहले कौन से? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब कौन सी कणिका की बात चल रही है? आरबीसी की बात चल रही है। किसके चल रही है? आरबीसी, जिसे क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका अन्य सभी कणिकाओं से संख्या में अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं अनुपात की यहाँ बात करूँ, सबसे ज़्यादा अनुपात का रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और किसका, प्लेटलेट्स, इनका अगर मैं रेशियो बात करूं तो ध्यान रखिएगा इनका रेशियो क्या होने वाला है। आरबीसी तो कितनी होगी, 600, रेशियो 1, रेशियो 90, यानी कि 600:1:90 की रेशियो में रहती है। ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे ज़्यादा रेशियो किसका, आरबीसी का। तो संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होने वाली है, आरबीसी होने वाली है। सेकंड नंबर पे कौन से, प्लेटलेट्स। तो दूसरे नंबर किसका, प्लेटलेट्स की संख्या। और सबसे कम बॉडी में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि जिनको क्या बोलते हैं, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं आरबीसी की। तो आरबीसी संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कणिकाएं आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 से 50 लाख प्रति घन में भी होती है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ 50 मिलियन प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। यानी कि ये क्या बोल रहा है, जब अपन अपनी बात करते जन्म के बाद में, ठीक है, जन्म के बाद में जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। और बोन मैरो भी कौन से, बोन मैरो को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी कि जो बोन मैरो है उसका निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि अधिकतर, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये शो नहीं कर रखा, लेकिन अगर जन्म से पहले की अगर बात की जाए तो जो आपकी प्लीहा होती है, प्लीहा की बात करूँ तो प्लीहा में जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्लीहा से होती है। कहाँ से होती है, प्लीहा से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा से बनती है। अधिकतर स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, अपन क्या है भाई, मैमल्स हैं। स्तनधारी का मतलब क्या, मैमल्स। ध्यान रखिए कई बार क्या इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में वर्ड नहीं आते। ध्यान रखिए बायो में जो वर्ड है मोस्टली वो इंग्लिश में ही पुटअप होते हैं। ठीक है, उनको हिंदी में लिख दिया जाता है बस। ठीक है, तो मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स में क्या होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक अपसेंट होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ऊँट होता है ना, ऊँट हो गया, ऊँट की प्रजाति जैसे लामा हो गया और जिराफ हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकी आरबीसी में क्या पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन अपनी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ये जो आरबीसी है उसकी आकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा उभया तल जैसी होती है, यानी कि बाई कॉनकेव टाइप की होती है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव टाइप की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो ब्लड है, ब्लड का जो आरबीसी है, आरबीसी का जो रंग है,
रंग कैसा है आरबीसी का? लाल रंग है। कैसा रंग है? लाल रंग। अब यहाँ आपसे बोल रहा है लाल रंग का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब ये जो हीमोग्लोबिन भी है वो दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। अब यहाँ हीम का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा हीम का मतलब है लोहा और ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जो आरबीसी है, आरबीसी में Fe+2 पाया जाता है। Fe+2 यानी कि फेरस पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि 100 ml की बात करूं मैं, 100 ml में कितना होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी उतना ही रंग जो होगा रक्त का वो क्या होगा? गहरा लाल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, वैसे देखिएगा महिला और पुरुष में अलग अलग होता है, लेकिन अगर सीधा पूछ रहे तो कितना होता है? 12 से 16 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं, इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बात की जाए, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, यानी कि इनकी आयु कितनी होती है? 120 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन तक जीवित रहती है? 120 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद में क्या होती है? ये मर जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, ये जो आरबीसी है इनका विनाश कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना मरने के बाद है। अभी जीवित कितने दिन है? जीवन काल 120 दिन है। मरने के बाद में कहाँ चली जाएगी? प्लीहा में चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखा है। एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखी है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पहले 11वीं क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर 12th क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाकी और भी डिटेल से जिसको पढ़ना है वो मैंने इसके जो ब्लड वाला टॉपिक है उसका लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ शेयर करिएगा, और जिन्होंने प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए आगे बात करते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो गया? अपनी डब्ल्यूबीसी की बात चल रही है। किसकी? डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी की बात बोले तो वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण इनका रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। यानी कि अगर इनमें हीमोग्लोबिन तो है नहीं तो कलर कैसा होगा? इनका सफ़ेद कलर होगा, यानी कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर, देखो आरबीसी में क्या नहीं था? अपनी आरबीसी में यानी स्तनधारियों के आरबीसी में क्या नहीं था? केंद्रक नहीं था। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है उनमें डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? स्तनधारियों के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब कम कितनी को होती है तो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या होती है औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, और अगर अपन डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं ना, जब भी डब्ल्यूबीसी अपने जो सीबीएसई जांच करवाते हैं ना, तो उसके अंदर 45 दे रखी होती है ना, 45 हो, यानी कि 4500 से नॉर्मल रेंज होती है 4500 तक। उससे कम होने पर डेंजरस सिचुएशन आती है, और 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है? 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती है क्योंकि इनका जीवन काल बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है तो उसकी बात कर लेते हैं। पहला कौन सा? कणिकाणु, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? अकोशिकीय। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं? एग्रीन्यूलोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि मैं सीधा बोल सकती हूँ, एक तो कणिका युक्त होती है, एक अकणिका युक्त होती है। ठीक है, कणिका में और एक अकणिका में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसोनोफिल,
बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अकोशिकीय के प्रकार हैं। यानी कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो आपके पास में ये जो कणिकाणु है, ठीक है, कणिकाणु की बात की जाए, जिनको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं। इसका जो पार्ट होता है, इसके कितने भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें होती है न्यूट्रोफिल्स होती है। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है एक तो, और सेकंड कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा, ईओसिनोफिल होती है। कौन सी होती है, ईओसिनोफिल होती है, वह बेसोफिल्स होती है। बेसोफिल्स, इयोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों किसके भाग है, कणिकाणुओं के भाग है, यानी कि ग्रेन्यूलोसाइट के भाग होते हैं। जबकि जो अकणिका कोशिका है उसके कौन कौन से भाग है, तो ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक होती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ WBC में भी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल्स की होती है। यानी कितनी होती है, लगभग 60 से 65% होती है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो किन की संख्या होती है, बेसोफिल्स की होती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है WBC में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, तो न्यूट्रोफिल्स की, और सबसे कम किसकी होती है, तो बेसोफिल्स की होती है, ठीक है। बेसोफिल्स की बात की जाए तो लगभग 0.5 से 1% तक ही होती है। अब देखिएगा संगठित पदार्थ कौन कौन से, एक डायग्राम में दे रखा है, बहुत अच्छे। ये RBC हो गई, ये क्या है, RBC हो गई आपके पास में, ये क्या है, प्लेटलेट्स हो गई। प्लेटलेट्स के बाद में क्या हो गई आपके पास है, ईओसिनोफिल हो गई, बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिंसाइट हो गई, टी लिम्फोसाइट्स हो गई, बी लिम्फोसाइट्स हो गई। टी लिम्फोसाइट से ध्यान रखिए, जो थाइमस ग्रंथि है ना आपकी, जो आपके ट्रेकिया के पास में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, वहाँ से WBC की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे तो देखो अस्थि मज्जा से ही है, लेकिन मेन वहाँ से होती है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षण कोशिकाएं हैं, यानी कि जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। अपने शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाए तो उनको नष्ट करने का काम कौन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स व मोनोसाइट करती है, ठीक है, जिनकी संख्या 6 से 8% होती है। जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है, ये मैंने अभी बताया, जीवाणुओं का भक्षण करती है। चलिए आगे बात करते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है। यानी कि ये ही क्या करती है, इनका स्राव करती है। आपको पता है हिपैरिन का काम क्या होता है, मान लो अपने क्या होता है, जैसे चोट लग जाए, ठीक है, चोट लगने के बाद में ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आते क्या होगा, ब्लड क्या होगा, थोड़ी देर बाद में रुक जाएगा, यानी थक्का जम जाएगा। तो रक्त का थक्का तो कौन जमा रहा है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। और अपनी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर नब्स होती है, आपको पता है, जैसे आपकी शिरा हो गई, धमनियाँ हो गई, इनके अंदर ब्लड क्या हो ना जमे नहीं। तो ब्लड को रक्त वाहिनियों में जमने से कौन बचाता है, हिपैरिन बचाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से कौन बचाता है, हिपैरिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ईओसिनोफिल कितनी परसेंट होती है, 2 से 3% होती है, जो संक्रमण से बचाव करते हैं, यानी बॉडी में कोई संक्रमण ना हो इससे बचाव का कार्य ये करते, तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। ध्यान रखिएगा, किसमें, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 से 25% होती है। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, बी तथा टी, ठीक है। कौन सी होती है, बी व टी प्रकार की। एक कौन सी होती है, बी और एक टी, बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ही क्या करती है, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी, यानी कि बॉडी के प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो होगी WBC की। अब आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं, पटिकाणु बोलते हैं, जिन्हें अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। याद रखना, RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और बिंबाणुओं को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये
मेगाकैरियोसाइट यानी कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु तीनों की जो मेन उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? अस्थि मज्जा से होती है। अब ये जो पट्टिकाणु है उनके क्या होती है, ये अस्थि मज्जा की जो कोशिका है उसके टुकड़ों के कारण बनती है। ठीक है, रक्त में इसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ, देखो आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख थी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, कितनी थी? 6000 से 8000 तक। जबकि बिंबाणु की कितनी होगी? 1.5 से 3.5 लाख की होगी। ठीक है, अगर अपने पट्टिकाणुओं की संख्या कम हो जाए तो ध्यान रखिएगा कौन से रोग में होती है? बहुत संख्या कम, डेंगू रोग के अंदर होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स है कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ जो प्लेटलेट्स होता है उनका मेन कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का में विकृति हो जाती है तथा शरीर अधिक रक्त स्राव हो जाता है। यानी कि बॉडी का अगर मान लो कि अपना बिंबाणु काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। तो ये थी आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। आगे जो एनसीईआरटी के पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे रक्त समूह क्या है और इसके साथ ही आरएच फैक्टर क्या है, वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और